नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी करीब 13.5 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और अब पिछले 10 वर्ष से देश का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं। वो लगातार गुजरात में भी चुनाव जीतते रहे और अब ना केवल केंद्र की सत्ता में वो लोगों का विश्वास अर्जित करने में कामयाब हैं, बल्कि 2013 से लेकर के और 2024 के बीच में जितने राज्य विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, विधानमंडलों के चुनाव हुए हैं, उनमें भी ऐसे बहुत सारे राज्यों में नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व, कृतित्व, उनके करिश्मे, उनकी जो वाक्पटुता है, उनकी जो भाषण शैली है, वो जिस तरीके से मुद्दों को लोगों के सामने रखते हैं और कन्विंस करते हैं, उसके चलते अलग-अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं। ऐसे राज्यों में भी बनी है जहां भारतीय जनता पार्टी की कभी सरकार नहीं थी और जहां 10 से 15-20 सीटें मुश्किल से उसकी आती थी और वो दूसरे क्षेत्रीय दलों के पिछलग्गू के तौर पर जानी पहचानी जाती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी अब एक ब्रांडिंग है, अपनी एक छवि है। उनकी पहचान ना केवल देश के भीतर बल्कि पूरी दुनिया में बन गई है। पिछले कई साल से हम देख रहे हैं, जो ग्लोबल रेटिंग है, उसमें नरेंद्र मोदी शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं पूरी दुनिया में। और जो विकसित देश हैं, उनके राष्ट्र प्रमुख भी कोई छठे स्थान पर लटकता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई 7वें 8वें स्थान पर, कोई चौथे और 5वें स्थान पर। ये कंडीशन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की है, उनके व्यक्तित्व की है और उनकी लोकप्रियता की है। अब आते हैं मूल मुद्दे पर। नरेंद्र मोदी 2014 में और 2019 में देश की जनता का पूरा विश्वास लेकर के सत्ता पर काबिज हुए थे या कहना चाहिए कि सत्ता में आए थे। 2014 में 282 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिल गई थी। याद रखिए 1984 के बाद किसी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत मिला था इतने सालों बाद, करीब-करीब 28 साल, 28 से भी ज़्यादा आप लगाइए तो 32 साल बाद किसी राजनीतिक दल को बहुमत मिला था। 2019 में उसमें और बढ़ोतरी हो गई। यानी जो 5 साल का कार्यकाल था 2014 और 2019 के बीच का, लोगों ने उस पर मोहर लगाई, उनके कामकाज पर मोहर लगाई। एंटी इनकम्बेंसी कुछ नहीं थी, तभी उनको 282 के मुकाबले 303 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिल गई थी। तो बजाय इसके कि कांग्रेस पार्टी या जो दूसरे ये इंडी अलायंस के घटक दल हैं, ये इस पर बैठ कर के मंथन करें कि नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या है कि गुजरात की जनता, जब वो गुजरात भेजे गए थे भूकंप के बाद, तो तभी वहां के मुख्यमंत्री पद से हटे जब उनको प्रधानमंत्री बनाया जाना था। तो 13 साढ़े 13 साल तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, वहां एक के बाद एक विधानसभा चुनाव जीतते रहे, ना केवल पूर्ण बहुमत बल्कि बहुमत से भी कहीं अधिक सीटों के साथ जीतते रहे। और जब से देश का नेतृत्व कर रहे हैं यानी प्रधानमंत्री हैं, तब से आप किसी भी दिशा में देख लीजिए, किसी भी राज्य में देख लीजिए, जब वो चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो लोगों की उनके प्रति जो आसक्ति है, जो दीवानगी है, जो उनके प्रति विश्वास है, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी दिखाई देता है, उनकी आँखों की चमक में भी दिखाई देता है, जो रोड शो वो अलग-अलग जगहों पर करते हैं और सड़कों के दोनों तरफ जिस तरीके की
भीड़ खड़ी रहती है, उन पर पुष्प वर्षा होती है। भगवान राम का मंदिर बनना बहुत बड़ी घटना है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद, प्रतीक्षा के बाद ये घड़ी इस देश में आई है। इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री की जो इस समय लोकप्रियता है, वो चरम पर है। और दक्षिण में भी जिस समय प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, उससे पहले जो उनके दक्षिण के दौरे थे, उनको अगर हम ध्यान से देखें, तो वो उन सभी प्रागैतिहासिक पौराणिक स्थलों पर गए, जो रामायण काल से जुड़े रहे हैं, और उन्होंने अलग-अलग मंदिरों के दर्शन किए। तो और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने इस बीच दक्षिण को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने के लिए जो सेंगोल थी, उसकी प्रतिष्ठापना स्पीकर की चेयर के पास में की, जो नई पार्लियामेंट बनी थी। उसका भी एक असर हमें तमिलनाडु में देखने को मिला। केरल में जहां भारतीय जनता पार्टी कोई ताकत ही नहीं थी, वहां के बारे में भी कहा जा रहा है कि इस बार 2 अंकों में उसका वोट शेयर जा सकता है, उसका खाता भी खुल सकता है। और तमिलनाडु में तो ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी 10 से अधिक लोकसभा सीटें जीत सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा करिश्मा होगा। पर दूसरे राज्यों की अगर हम बात करें, जहां उसका परफॉर्मेंस ठीक-ठीक रहा रहता था, वहां भी इस बार सुनते हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने जा रही है। इनमें तेलंगाना भी है, उड़ीसा भी है, इनमें पश्चिम बंगाल भी है। तमिलनाडु का जिक्र मैं कर ही चुका हूं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जिस तरीके से डरी हुई हैं, उससे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 42 में से 25 से अधिक सीटें जीत सकती है। आज ही एक इंटरव्यू आया है अमित शाह का, वो बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के बारे में तमाम तरह की चर्चाएँ हो रही थी, लेकिन हम वहाँ 40 प्लस करके सीटें जीत रहे हैं, वहाँ 48 सीटें हैं। तो ऐसी कंडीशन में बजाय इसके कि जो विपक्षी दल हैं और जो प्रमुख विपक्षी दल है, प्रमुख विपक्षी दल की भी ताकत कहाँ समेट दी है नरेंद्र मोदी ने। 2014 में केवल 44 सीटों पर और 2019 में केवल 52 सीटों पर, यानी कांग्रेस। जो नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल करने के लिए लोकसभा में मिनिमम सीटें होती हैं 55 के आसपास, उतनी सीटें भी 2 बार से कांग्रेस को नहीं मिल रही हैं। तो ऐसे में आप इस तरह के मुद्दे उठाते रहें, ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकतें और बातें करते रहें, जो नरेंद्र मोदी के सामने आपको और बौना बनाती हो या हल्का बनाती हो, तो इस तरह की चीज़ों से क्या राहुल गांधी को या प्रियंका गांधी वाड्रा को या जो इनके दूसरे रणनीतिकार हैं या ओरेटर हैं, जो वक्ता हैं, क्या उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं? फिर वही-वही बातें, अडानी, अंबानी, 4-5 दोस्त, 15 उद्योगपति, उन्हीं को आप फ़ायदा पहुँचा रहे हो, महँगाई है जी, बेरोज़गारी है जी, इस तरह की बातें करना। महँगाई और बेरोज़गारी का मुद्दा तो 1952 से इस देश में चला आ रहा है और उसको मुद्दा बनना चाहिए, लेकिन नहीं बन रहा है, किसी चुनाव में नहीं बना आज तक। इसी तरीके से इंदिरा गांधी कब से गरीबी हटा रही हैं। 1971 में उन्होंने ये नारा दिया था और आज भी जो उनके विरासत को आगे लेकर के जाने का दावा कर रहे हैं, राहुल गांधी हों, प्रियंका हों, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, सब आज भी गरीबी हटा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये सोचने समझने की हैं। अभी हाल में जिस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने सबसे ज़्यादा घेरा है, वो मुद्दा था कि साहब फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली
हम सर्वे करवाएँगे, एक्स-रे करवाएँगे और ये पता करेंगे कि सब अलग-अलग समुदायों, अलग-अलग वर्गों, इन सब के पास में संपत्ति कितनी है। अब जब आप इस तरह की बातें करते हैं और वो भी चुनाव के दौरान करते हैं, तो हो सकता है कि आप एक वर्ग विशेष को प्रभावित करने और उनके वोट हासिल करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हों। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, वो आपसे भयभीत होगा, आपसे आशंकित होगा, आपके खिलाफ वोट करेगा और वही इस चुनाव में होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले राहुल गांधी ने ये बात कही थी कि हम किसके पास कितनी संपत्ति है, इसका एक्स-रे करेंगे। फिर उससे आगे बढ़ गए कि उसका पुनर्वितरण करेंगे और जो इनका संकल्प पत्र, न्याय पत्र, जो घोषणा पत्र है, उसमें भी जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को लेकर के बातें कही गई हैं, उस और इनके जो भाषण रहे हैं बेंगलुरु में भी, दूसरी जगहों पर भी और बाकी तो पीछे बहुत क्या जाएँ, 1 दिन पहले ही इनका एक और कार्यक्रम था, जिसमें इनकी आईटी सेल के लोग ही सारे भरे हुए थे और जिनको स्टूडेंट और नौजवान बता कर के इकट्ठा किया गया था और जो नैरेटिव ये गढ़ते रहे हैं, गढ़ने की कोशिश करते रहे हैं, उसी को पुष्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उन सब का जमावड़ा किया गया था, जिनके एक-एक करके सवालों के जवाब राहुल गांधी दे रहे थे। मतलब एक नैरेटिव बनाने की कोशिश, बार-बार वही-वही बातें। जिनको लोग अब सीरियसली लेना बंद कर चुके हैं। तो वही बातें इन्होंने फिर दोहरा दी। मैं आपको एक क्लिप दिखा ही देता हूँ, जो इन्होंने फिर से वही बातें कही, संपत्ति की जाँच करने की, एक्स-रे करने की, पुनर्वितरण करने की, जिसको लेकर के तमाम बवाल हुआ है। और इनके जो राजनीतिक गुरु हैं, जो विदेश में बैठे हुए हैं, सैम पित्रोदा, उन्होंने तो एक कदम और आगे बढ़ा दिया था लोगों को डराने के लिए, कि साहब अमेरिका में तो जो विरासत संपत्ति है, उसका 55% सरकार ले लेती है मृत्यु के बाद और उसका भी बहुत बुरा असर पड़ा और लोग कांग्रेस को वोट क्यों दें, ये उनको सोचना पड़ा। मीडिया में भी सबसे ज़्यादा चर्चा इन्हीं बातों की हुई। लेकिन राहुल गांधी बजाय इसके कि इस पर बस करते, चुप करते और दूसरे मुद्दों को टटोलते, तलाश करते और उनको उठाते, वो फिर उसी पर उनकी सुई घूमनी शुरू हो गई। ज़रा देखिए क्या कह रहे हैं। पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सबके सामने। उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। उसके बाद ये स्टेज पे ऐसे कभी नहीं खड़े होंगे। अभी ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं मालूम, कब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। सीधी सी बात होगी। तो ये हमारी सोच है। जाति जनगणना पहला कदम है और ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं होगा, ये इकोनॉमिक सर्वे होगा। यानी वही बातें इन्होंने फिर कह दी, भड़काने वाली, समुदायों को आपस में लड़ाने वाली, सामाजिक तनाव पैदा करने वाली, कि संपत्ति का सर्वे होगा और पुनर्वितरण होगा। इसका मतलब ये है कि जिन पर ज़्यादा संपत्ति है, उनकी संपत्ति आप छीन लेंगे अगर सरकार में आएँगे। वही बातें ये फिर से दोहरा रहे हैं और इनकी कांग्रेस के जो इनके रणनीतिकार हैं, वो बाद में इनकी जो गंदगी फैलाई हुई है ये, इसकी सफाई करते हुए घूमते हैं कि नहीं-नहीं राहुल जी के कहने का मतलब ये नहीं था और तोड़-मरोड़ करके बातें फैलाई गई हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली बार इनके कही हुई बातों को मुद्दा बनाया और पब्लिक के बीच में लेकर के गए कि ये आपके मंगलसूत्र तक छीन लेंगे और आपकी संपत्ति में से जो सैम पेट्रोडा ने कहा था कि आधी संपत्ति अमेरिका में सरकार के पास चली जाती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है और 45% उसकी संतान को दी जाती है। तो ऐसी डराने वाली बातें
आगे की आपके दिमाग में क्या है, वो सारी चीज़ें अगर आप जनता के सामने परोस रहे हैं, तो फिर तो प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा था, मंगलसूत्र को लेकर के भी, संपत्ति को लेकर के भी, उसमें क्या गलत कहा था? लेकिन इनको इससे भी परेशानी है। इनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कह रही थी प्रधानमंत्री के आशंका व्यक्त करने पर? ज़रा सुन लीजिए। झूठ तो बहुत बोलते हैं, लेकिन अब तो फिजूल की बातें करने लग गए हैं। पहले झूठ तक सीमित था, अब अजीब अजीब सी बातें। आपकी 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस एक भैंस चुरा लेगी। पचपन सालों से कांग्रेस की सरकार रही है इस देश में। जरा बताइए किसकी भैंस चुराई हमने? किसी की गहने चुराए? किसी के मंगलसूत्र पे आंच आने दी? ये हालत हो गई है इन दोनों भाई बहनों की। और अभी हाल में रही सही कसर पूरी कर दी पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने। उन्होंने राहुल गांधी के भाषणों पर लिख दिया, एक ट्वीट कर दिया, राहुल ऑन फायर, यानी आग उगल रहे हैं राहुल गांधी। और इसके बाद खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पाकिस्तान पर किस तरीके से बरसे हैं, इसकी 2 क्लिप मैं आपको सुनाता हूं। आमतौर पर चुनाव में अब पाकिस्तान की चर्चा भारतीय करते ही नहीं है, भारत के नेता करते ही नहीं है। और इधर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी पाकिस्तान का नाम लेना बिल्कुल बंद कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान तो उस कहावत को चरितार्थ करता है ना कि आ बैल मुझे मार। तो सुन लीजिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। लोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा यह है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है, आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। भाइयों और बहनों, देश के दुश्मनों को आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, उनको कमजोर सरकार चाहिए। और ऐसी कमजोर सरकार जो मुंबई में 26/11 को आतंकी के हमले के समय थी ना, वैसी कमजोर डोजियर भेजने वाली है। देश के दुश्मनों को वैसी ही करप्ट सरकार चाहिए जो 2014 से पहले थी। देश के दुश्मनों को वैसी ही अस्थिर सरकार चाहिए जो 2014 से पहले देश में थी। मोदी की मजबूत सरकार न झुकती है और न ही रुकती है। आपने लोगों का रिएक्शन देखा जब उन्होंने कहा कि मोदी की सरकार ना झुकती है ना रुकती है। और ये है पब्लिक का रिएक्शन। जो पाकिस्तान की जो टिप्पणियां आई हैं बीच में राहुल गांधी को लेकर के, और जिस तरह की चीजें वहां होती रही हैं, उसको लेकर के आज भी पब्लिक का रिएक्शन किस तरह का है। योगी आदित्यनाथ का भी एक क्लिप सुनवाता हूं,
वो किन तेवरों में पाकिस्तान पर प्रहार कर रहे हैं, उस फवाद चौधरी के बयान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पाकिस्तान पर किन शब्दों में प्रहार कर रहा है, इसका ये एक उदाहरण है। करोड़ लोग राशन की सुविधा का फ्री में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। याद करिए 80 करोड़ लोग भारत में राशन प्राप्त कर रहे हैं और पाकिस्तान में 23 से 24 करोड़ लोग भूखों मर रहे हैं। आप अनुमान करिए, जो लोग जिहाद की बात कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि इनके आकाओं ने पहले देश का बंटवारा किया था और आज जिहाद की बात करके देश के लोकतंत्र को ये लोग कलंकित करना चाहते हैं। इनको बताया जाना चाहिए कि जिहाद में अगर इतना ही प्यार है तो भूखों मरने के लिए भिखमंगे पाकिस्तान के पास जाइए, जो आज 2 जून रोटी के लिए तड़प रहा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप चैनल को अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिए हुए हैं, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।